जय हिंद सभा में कांग्रेस ने दिखाई राष्ट्रभक्ति। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जय हिंद सभा को किया संबोधित। कहा 1971 युद्ध कांग्रेस के नेतृत्व का प्रतीक। विमल नेगी मौत मामले पर सीबीआई जांच के आदेश से सरकार में हड़कंप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर बोला हमला। का भ्रष्टाचार उजागर होने से डरी सरकार। हिमाचल में टीजीटी भर्ती में बीएड छात्रों की अपील। टीजीटी भर्ती में बीएड कर रहे छात्रों को शामिल करने की मांग। सरकार से बीएड छात्रों को राहत की उम्मीद। नाहन में ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया लोकार्पण। स्वास्थ्य मिशन के तहत में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। कुल्लू के बलादी गांव में छात्रों ने स्कूल जाना किया बंद। नदी में पुल न होने से खतरे में बच्चों की जान। डीसी कुल्लू से मुलाकात कर उठाई मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जय हिंद सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के देशभक्ति और बलिदान की परंपरा को रेखांकित किया है। सभा 1971 भारत पाक युद्ध, शहीद सैनिकों और शिमला समझौते की स्मृति में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 1971 युद्ध में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और साथ ही सैनिकों के साहस ने पाकिस्तान को दो भागों में बांटा है। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि युद्ध का निर्णय सेना के हाथ में होना चाहिए, जैसा इंदिरा गांधी के समय हुआ करता था। सुक्खू ने इंदिरा और राजीव गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की कुर्बानियों को याद किया है। साथ ही राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल और अजय माकन ने भी आपको बताते चलें कि शिमला समझौते की गरिमा बनाए रखने और सेना के नाम पर राजनीति न करने पर जोर दिया है। माकन ने कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति नहीं की, जबकि बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति की भावना मुखर रही है। ये कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार सभी देश के सभी प्रांतों में 30 तारीख और के भीतर जय हिंद सभा का आयोजन किया जाना था। हमारा आज आयोजन किया गया है, जिसमें 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं, एक हमारे उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान, वो सम्मान भी दिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो 7 लगती एडवांस स्टडी में ही किया गया था। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन, जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया। शिमला में ये सभा होना ये अपने आप में ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्य प्रोग्राम है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं पे ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि 2 देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम 2 देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते, ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने, ट्रंप साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन बाद में सो मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको,
विषयों में कोई पूछेगा नहीं उनको आपने ऐसे कैसे किया। हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो कैसे भी करेंगे। और हमारे इतने लोगों की जानें दी है, उसके बाद भी आप सीज फायर करते हैं, और वो सीज फायर भी पहले ट्रम्प बताते हैं, और उसके लिए बोलते व्यापार के लिए हमने कर दिया। और फिर एप्पल का फोन भी, जो मालिक है एप्पल का, उनको भी बोला कि एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक तरह से ये उनकी जोर जबरदस्ती चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच को रोकने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार उजागर करने के डर से जांच को रोकने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुमति से पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच को रोका है, और इस याचिका में एडवोकेट जनरल की सहमति भी शामिल है, जो सरकार की सहमति को दर्शाता है। ठाकुर ने भी कहा कि कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सरकार जांच में बाधा डाल रही है और सबूत मिटाने जैसे कृत्य हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि जांच में सहयोग करें। ठाकुर ने यह भी कहा कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण सरकार जांच से बच रही है और कुछ बड़ा छुपा भी रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, मुख्यमंत्री को इस मामले में सक्रिय होना चाहिए। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात परिवार के लोगों के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। आदेश होने के पश्चात सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद रिकॉर्ड भी ले लिया और जांच प्रगति पर है। लेकिन इस बीच हमको ये सुन करके और ये जानकारी मिलने के बाद हैरानी हो रही है कि आज मालूम पड़ा है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी से एलपीए पर गए हैं। पहली बात तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसपी शिमला मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कुछ नहीं करते हैं, और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया है। एलपीए में जाने से पहले उन्होंने एडवोकेट जनरल से इस सारे मामले में सलाह ली है और उसके बाद ये फैसला लिया है। एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश में सरकार का हिस्सा है, और ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के सरकार की नीयत बड़ी साफ हो गई कि सरकार सीबीआई की जांच को रोकना चाहती। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने भी कहा कि विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों के बावजूद एसपी शिमला, जो कि मेडिकल लीव पर हैं, उन्होंने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका एलपीए दायर की है, जो कि जांच में देरी और उलझाव पैदा करने की कोशिश हो सकती है। सुधीर शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या इस याचिका के लिए सरकार ने एसपी को एनओसी दिया है और क्या एडवोकेट जनरल उनकी तरफ से कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल लीव पर रहने के बावजूद एसपी का खुद की हैसियत से लिटिगेशन फाइल करना गंभीर मामला है, खासकर जब उनका चार्ज दूसरे जिले के एसपी को सौंपा गया हो। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि सरकार जांच को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और निष्पक्ष जांच में बाधा डाल रही है। विमल नेगी जी की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में जो सीबीआई की जांच चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार उसमें पूरी तरह से घबराई हुई है। नहीं तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता और कहने के बावजूद कि सरकार अब अपील में नहीं जाएगी, एसपी शिमला जब वो मेडिकल लीव पर हैं तो उन्होंने एलपीए फाइल किया है, और एलपीए फाइल करने के पीछे हो सकता है कि उनको सरकार की तरफ से ही ये शय हो कि आप एलपीए फाइल कर दीजिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में देरी आए, मामला उलझा रहे। और जब उन्होंने एसपी शिमला के हैसियत से ये लिटिगेशन फाइल की है तो क्या उनके लिए एडवोकेट जनरल अपीयर होंगे सरकार की तरफ से? और क्या जो सरकार की लिटिगेशन पॉलिसी है जो ये कहती है कि आपको अपने किसी भी अधिकारी को अपने संबंधित विभाग से जो है लिटिगेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत आपको एनओसी लेना है, तो क्या सरकार ने या उस विभाग ने एनओसी दिया है कि ये एलपीए फाइल करने के लिए जाएं? और एसपी की
हैसियत से किस तरह से लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं जब वो मेडिकल पर चले गए और उनका चार्ज जो है वो साथ के जिले के एसपी जो है उनको दिया गया है। तो ये अपने आप में परिस्थितियां बहुत गंभीर प्रदेश के अंदर हैं। सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है और इस तरह के जो हथकंडे हैं वो निष्पक्ष जांच को रोकने के लिए सरकार जो है वो अपना रही है। ये मेरा सरकार पर आरोप है। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड छात्रों ने सरकार से अपील की है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में शिक्षा विभाग में 937 टीजीटी पदों के लिए भर्ती विज्ञापित करे और जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। हालांकि इस बार बीएड कर रहे लगभग 10,000 अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं क्योंकि वे केवल 2 महीने के अंतराल से अभी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अभ्यर्थियों का भी कहना है कि ऐसे मौके पर 2-3 साल में एक बार आते हैं और उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए। वे सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि ये तो उन्हें अभी परीक्षा में शामिल किया जाए या फिर कुछ समय बाद फिर आवेदन करने का मौका मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य नेताओं को भी इस मुद्दे से अवगत कराया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई जानकारी ना होने की बात कही है, लेकिन अभ्यर्थी राहत की उम्मीद बनाए हुए हैं। जैसे कि परसों टीजीटी कमीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी तो उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी थी, लेकिन हमारी जो उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी जो अपील है ये थी कि हमने सीएम सर से भी बात की, डिप्टी सीएम से भी बात की, अभी विक्रमादित्य जी से भी कल बात की। हमारी मांग ये थी कि जो टीजीटी में एलिजिबल, टीजीटी कमीशन में एलिजिबिलिटी थी वो टेट एग्जाम की थी, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट एग्जाम। लेकिन हम चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर में हमारा जब टेट का एग्जाम निकल चुका है तो हमें भी कमीशन में फाइट होने का मौका दिया जाए। अभी भी टीजीटी का एग्जाम जो है 6 साल बाद आया है, 2019 में आया था लास्ट टाइम, अभी भी 6 साल बाद आया है। तो अगर अभी जब तक टीजीटी का कमीशन का एग्जाम होएगा हमारी बीएड तो हो जाएगी, इसका एग्जाम अभी 7-8 महीने बाद होएगा। क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है फिलहाल, वो पेपर दे सकते हैं लेकिन बाद में जाके वैलिड नहीं होएगा वो, मतलब बाद में जाके जब पोस्ट में लगेंगे, जब मान लो टेस्ट निकल गया उनका तो बाद में जाके वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था लेकिन जो टेस्ट दिया वो बाद में, मतलब उनका रिजल्ट आया जो वो बाद में आया, इसलिए उनको एलिजिबल वैलिड नहीं माना जाएगा। वो है अंतिम सेम है, हमारा लास्ट सेमेस्टर है। मान लो हमें अपनी बीएड को कंप्लीट होने के लिए 2 मंथ तक बचे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही टीजीटी यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो नया अस्तित्व में आया है उसने एक एडवर्टाइज की है, टीजीटी की भर्ती एडवर्टाइज की है और जिसमें बहुत सारी पोस्टें करीबन 937 पोस्ट आई है। तो उसके लिए हम ये मांग करते हैं, हमने कमीशन के चेयरमैन वहाँ भी बहुत सारी मेल्स भेजी है, कमीशन के लिए भी नीचे जो विक्रम महाजन है वहाँ के सेक्रेटरी, उनसे भी हमने बात की थी इस विषय पे, लेकिन कुछ सार्थक जवाब न मिलने के कारण हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा इस विषय में कि हमें भी इसमें मौका अपियरिंग होने का मौका दिया जाए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद टीजीटी कमीशन की भर्ती आ रही है। तो हम मात्र और मात्र अगर 1 मंथ इन्होंने पोर्टल ये फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को लिए दिया है और हमारा जो मात्र 2 मंथ हमारा शेष बच जाता है और तब हमारी उसके बाद हमारी बीएड जो है क्लोजिंग हो जाएंगी। हम कम से कम जैसे रेगुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए वो 8,500 हो गए, बाकी आईसीडीओ से भी बच्चे करते हैं, तकरीबन 10-12 हजार जो बच्चे हैं वो क्या है इस कमीशन से वंचित हो रहे हैं, सिर्फ मात्र और मात्र 2 महीने से रह जाएंगे। तो सरकार से हमारी, राज्य चयन आयोग से भी हमारी गुजारिश है कि इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकाले ताकि हम भी। सिरमौर जिले के नाहन में काला अम्ब क्षेत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 30 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन किया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल का विस्तार भविष्य में 100 बिस्तरों तक का किया जाएगा और इससे काला अम्ब, पावटा साहिब और सिरमौर जिले के लगभग 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अपने जिले में ही उपलब्ध होंगी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से जिला सिरमौर काला अम्ब क्षेत्र में
एक नया अध्याय शुरू हुआ जब लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा राशि खर्च करके ईएसआई कालाअंब का आज विधिवत रूप से लोकार्पण केंद्रीय श्रम रोजगार युवा व खेल मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ने किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि विशेष रूप से जो जिला सिरमौर में यहाँ इस क्षेत्र के कर्मचारी या साथ लगता हरियाणा प्रदेश उसके कर्मचारी और आने वाले समय में इस क्षेत्र के आम जन को भी इसका निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। जैसा अभी 30 बेडेड है, आने वाले समय में इसको 100 बेडेड कर दिया जाएगा। और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 3 महीने के दौरान आज कालाअंब क्षेत्र के लिए, जिला सिरमौर नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है जब लंबे समय की इंतजार के बाद 100 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के हाथ से हुआ। हमें आज धन्यवाद करना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में बीते साल 1 जुलाई को मलाड़ा डैम फटने के बाद ही बलादी गांव को जोड़ने वाला पुल नहीं बन पाया। इस कारण करीब 40 छात्र स्कूल जाना बंद कर चुके थे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ग्रामीणों ने नदी पार करने के लिए खुद से एक अस्थायी पुलिया बनाई है, लेकिन बढ़ते जल स्तर से वह भी बहने का खतरा बना हुआ है और मलाड़ा डैम फटने से बलादी गांव के 8 घर और कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। कई घर नदी के बीच में टापू में फंसे हुए हैं और बारिश में लोग भयभीत रहते हैं। पुल न होने से ग्रामीणों को बाजार और स्कूल पहुंचने में परेशानी भी हो रही है। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया के साथ में डीसी कुल्लू से पुल बनाने की भी मांग की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय विधायक से भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। साथ ही बरसात के पहले पुल का निर्माण आवश्यक है, अन्यथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। जब भी बारिश आया हम रात भर सोते नहीं है। कल परसों ही बारिश आया, 1 बजे तक हम अंदर बाहर घूम रहे थे कि भाई डर कब आएगा नाला, कब क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए हम बच्चे के साथ। 1 साल कोरोना का आया, कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो यही मांग है भाई, करना चाहिए कुछ न कुछ। तो हमारा पुल नहीं है, अगर पुल जाएगा इस साइड का पुल तो पहले से ही गया है ना। और यार छोटा सा पुल है, आजकल बच्चे भी घर में रखे हैं, स्कूल नहीं जाते बच्चे भी है ना आजकल। और वो जाएगा पुल तो फिर हमारा तो आने जाने को है ही नहीं। एक मिट्टी का ढेर बना के डैम में तैयार किया है, वहां से वो कभी भी खिसक सकता है, कभी भी दिन हो रात हो। अभी मानसून आने वाली है तो कभी भी नुकसान हो सकता है। हमारे बच्चे जेल स्कूल जाते हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने उनको आजकल घर में ही रखा है। हम उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? कभी भी नीचे वो कभी पार्वती दरिया बढ़ जाता है, कभी मलाना वाला दरिया एकदम से आ जाता है, तो कभी भी कहीं भी हमारे बच्चों पर नुकसान हो सकता है। जान माल का बहुत ही नुकसान हो सकता है। हमारे घर बार चले गए हैं, हमारे पास एक तो घर बार रहने के लिए नहीं है, किराए पे बैठे हैं। और तब भी अब वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर अगर आँच आ जाए तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कंपनी वाले हों चाहे कोई भी। सब लोग यहाँ पर आए हैं और पिछली साल 1 साल लगभग होने जा रहा है, अगस्त में जो मलाना डैम की वजह से बाढ़ आई थी और जिसके कारण इनके जो घर गए थे 8 घर गए हैं और वहाँ पर जो है पुल था वो भी गया है, स्कूल था वो भी गए हैं। और अभी तक प्रशासन और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। और मेरा जो उस टाइम से ये क्वेश्चन भी है और मैंने कितनी बार विजिट भी करवाया। मैडम कहते कि मैंने खुद विजिट किया। ये लोग क्या है कि ये चौकी में आए, चौकी में इन्होंने देखा और गांव में नहीं गए। गांव में मैं गई थी और झूले से मैं गई थी। इन स्थानीय लोगों ने वहां पर जो पुल्ली लगाई है और कल भी इन्होंने 28 बच्चों को वहां से पकड़ के निकाला है। इन गांव वालों का कहना है अगर प्रशासन और सरकार, अभी तो डीसी मैडम से हम मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसका भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।